स्पेन और मोरक्को के मैप को अगर आप गौर से देखें तो स्पेन के इस पॉइंट से मोरक्को के इस पॉइंट तक सिर्फ 13 किलोमीटर का फासला है और इन दोनों के दरमियान ये छोटा सा पानी का रास्ता स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को आपस में मिलाने वाला ये रास्ता अपने सबसे नैरो पॉइंट पर सिर्फ 13 किलोमीटर चौड़ा और 57 किलोमीटर तक लंबा है। सिर्फ 13 किलोमीटर के इस इंतहाई जरूरी गैप पर आज तक कोई टनल या ब्रिज नहीं बन सका। 365 मीटर्स गहरे इस हिस्से पर अगर कोई ब्रिज बनता भी है तो उसका साइज तकरीबन सैन फ्रांसिस्को और ओकलैंड के दरमियानी फासले के बराबर होगा। पिछले कुछ सालों में बहुत से प्रपोजल सामने आए हैं जो वादा करते हैं कि हम इन दो कंट्रीज को एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से कनेक्ट करेंगे, मगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और दुनिया भर में काउंटलेस सक्सेसफुल मेगा स्ट्रक्चर्स के बावजूद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पे कोई भी मेगा स्ट्रक्चर नहीं बन सका। आखिर कैसे की वीडियोस में खुश आमदीद। ये बात तो आप लोगों के सामने है दोस्तों कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एक बहुत ही अहम मकाम है जहां मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन मिलते हैं। ये दुनिया के सबसे मसरूफ तरीन शिप रूट्स में से भी एक है जहां से हर साल हजारों शिप्स गुजरती हैं। तो जाहिर है ये हिस्सा ग्लोबल ट्रेड के लिए इंतहाई अहम है। इन दो कंट्रीज को कनेक्ट करने का आइडिया इंजीनियर्स और विजनरीज को कई सालों से फैसिनेट कर रहा है, क्योंकि इस कनेक्शन से इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ही ज्यादा होंगे। इससे न सिर्फ दोनों तरफ की ट्रेड आसान होगी बल्कि टूरिज्म में भी एक बूस्ट आएगा और ये यूनिटी का पावरफुल सिंबल भी बन सकता है। यहाँ तक कि स्पेन और मोरक्को के दरमियान एक ट्रांसपोर्ट लिंक का कॉन्सेप्ट एंशिएंट टाइम से है और ग्रीक्स और रोमन्स इस स्ट्रेट को पिलर्स ऑफ हरकुलस के नाम से बुलाते थे। 1930s में ब्रिज और टनल्स बनाने के बहुत से प्रपोजल आए, मगर हर बार प्लान्स को टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स या फाइनेंस की वजह से ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद 1970 में यूरोमेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ने एक बार फिर कोई लिंक तामीर करने की कोशिशें शुरू कर दी, जिसके बाद बहुत से विजनरी आइडियाज सामने आए जैसे कि फ्लोटिंग ब्रिज और अंडरग्राउंड टनल वगैरह, मगर हर बार की तरह ये आइडियाज भी सिर्फ आइडियाज की हद तक ही रह गए। यहाँ पर ब्रिज बनाने के लिए जो चैलेंज सबसे पहले सामने आता है वो है यहाँ से बड़े बड़े बहरी जहाजों का गुजरना, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई ब्रिज बनाया भी जाता है तो वो इतना ऊंचा होना चाहिए कि उसके नीचे से कोई भी बड़ी शिप आसानी से गुजरनी चाहिए, और ये सिर्फ तब मुमकिन है जब ये ब्रिज तकरीबन 100 मीटर्स अबव वाटर हो, यानी कि दुनिया के सबसे टॉलेस्ट ब्रिज में से एक। लेकिन अगर इतना टॉल ब्रिज बन भी जाता है तो उसके बाद ये ख्याल रखना होगा कि वो शिप्स की इंतहाई कॉम्प्लेक्स नेविगेशंस में इंटरफेयर न करे। इसके अलावा इसके सबसे नैरो पॉइंट पर वाटर 365 मीटर्स तक गहरा है। इमेजिन करें कि 365 मीटर्स नीचे जाकर ब्रिज की फाउंडेशन बनाई जाए, और इसके अलावा इतना डीप जाकर इतने बड़े ब्रिज के लिए इतनी बड़ी फाउंडेशन बनाना भी इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस कदर गहराई में जाकर एक अनस्टेबल सरफेस पे इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना इंतहाई मुश्किल काम है, और इतनी डेप्थ में एक स्टेबल ग्राउंड ढूंढना बहुत ही टेक्निकल काम है जिस पर पैसा और टाइम बहुत ही ज्यादा लगते हैं। उसके बाद सामने आती हैं यहाँ की ताकतवर लहरें। देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन के दरमियान एक नेचुरल फनल की तरह काम करता है। अटलांटिक ओशन से पानी बहुत ही जबरदस्त ताकत से बहता है, जिसके नतीजे में एवेपोरेशन और करंट्स का अमल जारी होता है, और इस तरह की सिचुएशन में इतना डीप जाकर कोई स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वर्कर्स को एक कांस्टेंट मूवमेंट का सामना करना पड़ता है। यूं समझ लें कि ऐसी सिचुएशन में काम करना तकरीबन नामुमकिन ही होता है। और अगर इन तमाम चीजों पर काबू पाकर एक ब्रिज बना भी दिया जाए तो उसे बहुत ही लचकदार बनाना होगा, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली शिप्स की वजह से इतनी ज्यादा वाइब्रेशन होती है जिसकी वजह से आम ब्रिज तो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एक टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री पर वाक़या है, यानी कि यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट्स इसके बिल्कुल नीचे मिलती हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि यह इलाका जल्जले के बहुत बड़े झटकों का सामना किसी वक्त भी कर सकता है, जो कि इतने बड़े पैमाने पर किसी तामीर के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। और यहाँ पर इससे पहले भी जल्जले के बहुत बड़े झटके आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी ब्रिज या टनल बनाई जाती है तो उसे इस तरह से डिजाइन करना होगा कि वो इस तरह के जल्जले के झटकों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता हो, जो कि इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है ही,
और इस पर पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं। ब्रिज के बाद यहाँ पर दूसरा आइडिया टनल का है, जो कि पिछले बहुत से सालों में बार बार पेश किया गया है, क्योंकि टनल को यहाँ पर बहुत से ऐसे मसाइल नहीं आएंगे जो कि एक ब्रिज को आ सकते हैं। जैसा कि शिप्स की ट्रैफिक को टनल से कोई मसला नहीं होगा, लेकिन टनल यहाँ पर बनाना भी कोई आसान काम नहीं। सबसे पहले बात करते हैं एक चैनल टनल की, जिसकी एक मिसाल यूके और फ्रांस की टनल से मिलती है। इस टनल को बनाने के लिए 6 साल का वक्त लगा था, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर है, और इस टनल को बनाने के लिए भी बहुत से चैलेंजेस से गुजरना पड़ा था। लेकिन इस टनल का सी बेड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के सी बेड के मुकाबले में बहुत ही स्टेबल है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का सी बेड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, जिसकी वजह से सिर्फ 13 किलोमीटर लंबी टनल बनाना भी अब तक की टेक्नोलॉजी के लिए शायद पॉसिबल नहीं हो सकेगा। इसी वजह से यहाँ पर एक और टेक्निक को यूज करने का आइडिया दिया जाता है, यानी कि फ्लोटिंग टनल, जिसमें एक ऐसी ट्यूब बनाई जाती है जो पानी के 100 मीटर नीचे तैरती रहती है, जिसे केबल्स की मदद से सी बेड से कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल सी बेड की प्रॉब्लम को बाईपास कर जाती है। लेकिन इसे भी यहाँ पर तेज लहरों और बहरी जहाजों से टकराने का खतरा हर वक्त बना रहेगा। मगर इस लिंक को सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि सियासी और फाइनेंस इश्यूज का भी सामना है, क्योंकि स्पेन और मोरक्को में हिस्टोरिकल टेंशंस हैं, जबकि इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट के लिए दोनों ममालिक के ताल्लुकात आपस में बहुत अच्छे होने चाहिए। बिलफर्ज अगर इन तमाम मुश्किलात पर काबू पा भी लिया जाए तो यहाँ पर कोई भी ब्रिज या टनल बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव काम होगा, जिसकी कॉस्ट $5 बिलियन से $20 बिलियन तक जा सकती है। यानी कि इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए दोनों तरफ की हुकूमतों के साथ साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। अभी भी इन दोनों ममालिक को लिंक करने के लिए $25 बिलियन का एक प्लान सामने आया है, और अगर इस प्लान पर अमल शुरू होता है तो इसे भी बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपका इस तमाम मामले में क्या ख्याल है? क्या फ्यूचर में ये ब्रिज बन सकेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।